পর্বে প্রথমে দীপক ঘোষ, এবিপি আনন্দ। आप एक एक नाम बोलते जाइए भैया। हेलो हेलो, दीपक घोष। मेरा एक ही सवाल है बाबा। दीपक भाई खड़े हो जाइए, आप दिखाई पड़ने चाहिए ना, ऐसे कैसे चले। कैमरा इंस्ट्रक्शन हो जाए सर पीछे से। तो ये कैमरा वाला है। बताइए। माइक माइक। घोषणा की है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्यजीत राय, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे पुरस्कार चालू करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बंगाल की संस्कृति को सामने लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसके साथ विधानसभा चुनाव का तो कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं। अब चाहते हैं तो अभी भी कर सकता है इस चीज को। आप ये बात समझ ही नहीं रहे। मैं बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार ये प्रयास करेगी ये कह रहा हूं, जो दीदी ने नहीं किया है। धन्यवाद। Sir, you have already, Arup Datta from News 18 Bangla. You have already told that political violence is gradually increasing. तो अभी जो 2-3 फेज इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद में जो देखा है political violence, political clash in between particularly TMC and BJP is gradually increasing. And not only in between the political party leaders and workers, but also media also being targeted. Yesterday you have already mentioned Rudronil Ghosh and namely Ranjidev Sengupta has been attacked, and media also been targeted. So how far you are hopeful in the forthcoming election that it could be fair, free and fair election? देखिए, मैंने 3 चुनाव बंगाल के नजदीक से देखे हैं। 2016 के चुनाव में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, पंचायत चुनाव में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो बंगाल का चुनाव देखता था, और लोकसभा के चुनाव भी देखे। आप सभी ये बात को स्वीकार करेंगे कि तीनों चुनावों की अपेक्षा इस बार हिंसा कम हुई, और ये जो फ्रस्ट्रेशन है दीदी का कि सीआरपीएफ का घेराव कर दो, वो उसी के कारण है क्योंकि उनके चुनाव जीतने का एकमात्र आधार हिंसा हुआ करती थी, जो इस बार नहीं कर सकते। मगर फिर भी जो छोटे मोटे भी इंसिडेंट हुए हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी निंदा भी करता हूं, भर्त्सना भी करता हूं, और चुनाव आयोग को निवेदन भी करना चाहता हूं कि और सख्ती के साथ चुनाव को मैनेज करना चाहिए, जिससे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो पाए। मगर ये बंगाल यही बंगाल है जिसमें देश भर में पर्चा डालने के लिए, कैंडिडेट का फॉर्म भरने के लिए व्हाट्सएप पर फॉर्म भरने की परमिशन दी गई है। एकमात्र राज्य बंगाल है। यहां पंचायत चुनाव में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप अपना फॉर्म व्हाट्सएप पर भर सकते हो। देश में कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई, बंगाल में आई थी, और इससे इस बार तीनों चरण में बहुत कम हिंसा हुई है। मैं इसके प्रति संतोष भी व्यक्त करना चाहता हूं। सर, एक यहाँ पे जैसे पुरोहित के भाता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ इमामों को भी भाता है। थोड़ा माइक, आपका माइक बंद कर दो, आपका माइक ऊपर करो। वैसे इमामों को भी भाता है, तो बहुत इसके क्रिटिसिज्म था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये इमामों को भाता बंद होनी चाहिए। क्या आपके सरकार आएगी तो इमाम भाता बंद होगा? क्या कहते हैं? इमाम के लिए स्टाइपेंड्स जो है, देखिए, मैंने मेरा पॉजिटिव एजेंडा आपके सामने रखा है, मगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी के साथ पक्षपात करने की मत की नहीं है, किसी एक धर्म विशेष के साथ करने की मत की नहीं है। जो करना है वो सबके लिए करना चाहिए, और नई सरकार बनेगी वो ही इसके बारे में निर्णय करेगी। आप आज कुछ देर बाद भवानीपुर जाने वाले हैं, और उधर ही कल देर रात को आपको पता होगा
कि मीडिया के ऊपर भयंकर हमला हुआ है, कैमरा छीन लिया गया, चिप छीन लिया गया, बाद में कैमरा वापस दिया गया तोड़ के। पुलिस अभी तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। टीवी पर आइडेंटिफाई किया गया है कौन लोग हमला किए, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? मैं जरूर मानता हूं कि चुनाव आयोग ने मीडिया पर के हमले को बहुत गंभीरता से लेने चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कंप्लेन रजिस्टर करने गए थे, उनका भी पुलिस स्टेशन के अंदर घिराव कर उनको पीटा गया है। ये बहुत गंभीर बात है और इस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए। अमित पांडे जी, टीवी 18। अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया से। सर, टीएमसी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि पैसे बांटकर भीड़ जुटाई जा रही है और इसीलिए लोग आ रहे हैं, 1000 के कूपन भी बांटे जा रहे हैं। देखिए, इस बार शायद देश के सभी चुनावों से 10 गुना कैमरे बंगाल में लगे हुए हैं। हम कहीं पर करते तो जरूर आप लोगों की नजर में कहीं ना कहीं आ जाएगा। दीदी के आरोप पर आप आधार मत रखिए, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है तो कई प्रकार के आरोप लगाते हैं। मोनोका जी, एबीपी न्यूज। अमित जी, मेरा सवाल है कि ममता बनर्जी ने बार बार आरोप लगाए हैं कि ये कहा है कि सारे मुसलमान एक साथ एक जगह वोट दें, सारे वोट एक जगह एक छत पर वोट पड़े। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि जहां तुष्टीकरण तो वहीं दूसरी ओर ध्रुवीकरण की राजनीति बंगाल में पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा देखी गई है। और दूसरा, गौतम देव जो मंत्री है बंगाल की सरकार के, धमका रहे हैं, वीडियो है वोटर्स के लिए कि अगर वोट नहीं दिया पार्टी को तो पार्टी चुनाव के बाद बाहर निकाल देगी। कैसे देखते हैं इससे? देखिए, ममता दीदी को लगता है कि इन्होंने जो अपील की है माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को, कि आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दीजिए, एकजुट होकर वोट दीजिए। ममता दीदी समझती है कि अकेले मुसलमान ही इसको सुन रहे हैं। मैं दीदी को ही बताना चाहता हूं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं इसको। तब बाकी के लोगों ने तय करना है, मुस्लिमों ने भी ये तय करना है कि इस प्रकार के धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर चुनाव करना क्या ठीक है। बाकी के लोगों ने भी ये सोचना है कि भाई आपसे तो मांगते ही नहीं है, तो आपको देना क्या ठीक है, ये तय करना पड़ेगा। अमित भाई, जिस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी हो रही है नेताओं के एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे आप हो? आज ही टीएमसी के नेता ने कहा है कि बीजेपी का हर एक नेता इंक्लूडिंग आप एक जुमलेबाज है। चलिए, ऐसी टिप्पणियां चुनाव में चलती रहती है, आप भी सीरियसली मत लो, मैं भी नहीं लेता। सर, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई थी मुस्लिम युवक के साथ, मुस्लिम युवक के साथ प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई थी, उसको लेकर ओवैसी ने तंज कसा है, ट्वीट किया है बकायदा कि बांग्लादेशी मैं नहीं हूँ, ये युवक ने कहा है। और एनआरसी को लेकर तंज कसा है कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, ये कहा है पीएम के कान में उस युवक ने जिसकी तस्वीर आई थी। ये ओवैसी का बयान है। चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूं, वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा, बैठे। नमस्कार, राजू चक्रवर्ती, वर्तमान न्यूज़पेपर। सर, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो हाल ही में देखा गया है अध्यक्ष जी नड्डा जी का श्रीरामपुर चुचरा का जो रैली था वो कैंसिल हुआ। अब खुद झारग्राम, साउथ 24 परगना के रैली में पर्सनली हाजिर नहीं हुए। जोगी जी के रैली में भी लोग नहीं आ रहे हैं। तृणमूल का कहना है कि आपके साथ जनमत नहीं है। नहीं, आपका क्या कहना है? तृणमूल छोड़ो ना। वो आपको मोदी जी की, नड्डा जी की सफल रैलियां, योगी जी की सफल रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ, आप तृणमूल के प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? मैं आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है? चलिए मेरे साथ आज रोड शो में। जो चीज मैं समझ गया सवाल कहां से आया है, मगर मैं आपको सवाल पूछता हूं भैया कि आपको क्या लगता है? इतनी सारी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं दिखाई पड़ती है? कहीं पर एकाध आयोजन में गड़बड़ होती है, धूप होती है, होता है भी। सर, मेरा दूसरा सवाल, कम से कम हमने तो, चलिए छोड़ो अभी। नहीं, बोलिए सर, बोलिए प्लीज सर। चलिए सर, मेरा सर बैठ जाइए सर, पॉलिटिकल नहीं, दूसरा सवाल है सर, ये कोविड सिचुएशन बढ़ते जा रहा है, कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर,
पिछले साल देखा गया है लॉकडाउन या फिर जो भी नोटिफिकेशन जारी हो है आपके मंत्र से ही, यानी कि होम मिनिस्ट्री जारी कर रहा है। अभी ट्रेन बस मेट्रो पे एक ही चर्चा हो रहा है कि केंद्र सरकार क्या फुल लॉकडाउन में जाएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने शायद अंतिम नोटिफिकेशन हमारा नहीं देखा है। इसमें हमने सारे अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं कि कंटेनमेंट जोन, सेमी कंटेनमेंट जोन और राज्य के अंदर इसके खिलाफ किस प्रकार की प्रतिबंधित कार्यवाहियां करनी, इसके सारे अधिकार फरवरी एंड से हमने राज्य सरकारों को दिए। पिनाक घोष, आनंदबाजार डिजिटल। पिछले जब इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल में, देखा गया कि विरोधियों ने इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे कंप्लेन करते हैं, लेकिन इस बार दिखा रहा है कि पहला चरण से ही शासक दल तृणमूल कांग्रेस ज्यादा कंप्लेन कर रहा है कि बीजेपी बूथ कैप्चर किया, इधर ईवीएम तोड़ा, या बीजेपी वोट देने को नहीं देते हैं, तृणमूल को ऑफिस में नहीं बैठने दे रहा है, बूथ में एजेंट नहीं बैठने देते हैं। तब क्या कहेंगे, बीजेपी या क्या शासक दल बन गया? इनके राजनीतिक सलाहकार ने 2 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पृष्ठभूमि अभी से बनाने की एडवाइस की है कि 2 मई को हार जाए तो क्या कहना। तो ये सारी चीजें रिपीट में अभी से पहले से ही बोलकर रखो तो 2 मई को काम में आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभिषेक द टीवी 9। अभिषेक, अमित जी, अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष से। पिछले 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन ने 2 नोटिस दिए हैं। एक नोटिस दिया है ममता बनर्जी को मुसलमानों को एकजुट करने के बयान पर, जो सवाल अभी आपसे पूछा गया है। दूसरा नोटिस दिया है शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी को बेगम कहने और मिनी पाकिस्तान की बात कहने पर। इस तरह की राजनीति पर क्या कहना है आपको? दोनों ही पक्षों से हो रहा है। मैं मानता हूं दोनों ने अपना जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से बड़ा जब चुनाव होता है कोई नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन का नोटिस दोनों ने देना चाहिए, और मेरी जो इंफॉर्मेशन है शुभेंदु जी तो जवाब भेज रहे हैं। पोलो में आज तक सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि जब मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे थे कि सीएए जो पहली कैबिनेट मीटिंग में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पर आपने ये भी कहा था कि ड्राफ्ट ऑफ रूल्स will be done after the vaccination process. So I need clarity on that. क्लैरिफिकेशन इतना ही है कि यहाँ की सरकार ने सीए के विरोध में एक स्टैंड लिया है, एक रिजोल्यूशन करा है। हम वो रिजोल्यूशन को डू अनडू कर देंगे। बाकी का काम भारत सरकार ने कब करना है, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है। प्रज्ञा जी, सर, आपने कहा ममता बनर्जी और शुभेंदु जी अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को देंगे, पर ममता बनर्जी रैली में जवाब दे रही इलेक्शन कमीशन की जगह। उन्होंने कहा है कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मुझे 10 नोटिस इशू हो जाए, बल्कि इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको क्यों नोटिस नहीं जाता। इलेक्शन कमीशन पे भी सस्पेंशन टास्क कर रही है ममता। देखिए, आपके सवाल का एड्रेस गलत है। आधा सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछना है, आधा ममता जी को पूछना है। 2 में से 1 सवाल मुझे नहीं है। वसुधा जी, इकोनॉमिक टाइम्स है। अमित भाई, इसके बाद मुर्शिदाबाद और कलकत्ता के चुनाव आएंगे, जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनली आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इन दोनों जगहों में आप गलत फहमी में हैं। स्ट्रॉन्ग ही है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। मुर्शिदाबाद और नहीं, आपकी गलत फहमी में पहले क्लियर कर देता हूं। दोनों जगह हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है और हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। आप पूछिए। नहीं सर, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता जोन, ये जो कलकत्ता सिटी है और मुर्शिदाबाद है, ये दोनों ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आप लोगों के इतने बड़े गेम्स हुए नहीं थे 2019 में, और अच्छे नंबर ऑफ सीट्स है वहाँ पे। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में आपका क्या स्ट्रैटेजी? 2019 के बाद गंगा में बहुत पानी बह चुका है और बंगाल की जनता का मूड भी बहुत परिवर्तित हुआ है। 2019 में सबके मन में शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। जब 18 सीट जीते तब ये शंका निर्मूल हो जो गई है। मानो हर चरण में जिस प्रकार से ये सीटें भी आती है, दक्षिण कलकत्ता की भी सीटें तीसरे चरण में आई है, उसके ट्रेंड मेरे पास है। बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। नीरज जी, एबीपी।
राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है यहाँ लिफ्ट के साथ मिलकर, लेकिन एक भी दिन राहुल गांधी में इन्वॉल्व नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ इंटरनल सपोर्ट में है कांग्रेस? ना जी, ऐसा नहीं। वो कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। केरल में वो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ कम्युनिस्टों के साथ लड़ रहे हैं। शायद आप सब सवाल पूछोगे, इसी डर से वो आए नहीं। रिपब्लिक बांग्ला থেকে शिवाशीष। अमित जी, मैं शिवाशीष रिपब्लिक बांग्ला से। मेरा प्रश्न है कि पहले यहाँ पे विधान परिषद हुआ करता था कई साल पहले, टीएमसी ने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया है और आपके कुछ कैंडिडेट जैसे शुभेंदु अधिकारी उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि विधान परिषद फिर से लाने के लिए। तो आपका क्या मानना है इनके ऊपर? अब बंगाल के हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे इस पर निर्णय करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग अब खींच कर सवाल पूछ रहे हो, सवाल खत्म हुए हैं। इनको दे दीजिए एनडीटीवी को। हाँ, दे दो। मणिदीप दी। सर, 2-3 क्वेश्चन है, इफ आई मे। एक पूछ लीजिए आप। एक तो मैं पूछ लूं। पहली बात कि आपने कहा कि एक नोटिफिकेशन हुआ है MHA से अबाउट लॉकडाउन्स एटसेट्रा, पर आप आए हैं आज दो आप रैलीज करेंगे, रोड शोज करेंगे, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, और कोविड का जो महामारी बना हुआ है इस बार भयानक है। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रीथिंक करना चाहिए अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी? नहीं तो साधारण लोग तो एकदम मारे जाएंगे, और वैक्सीन भी कम पड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है। वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती, तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो मैं मानता हूं संविधान में और कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था नहीं है कि जहां पर असेंबली या पार्लियामेंट का आयुष्य खत्म होता है तो इसके बाद कोई टेम्पररी व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है। शायद इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराना पसंद करा होगा, और ये बात सही है। मगर सब लोग अपना अपना ध्यान रखकर ही चुनाव का प्रचार करते हैं, और आने वाले भी अपना अपना ध्यान रखकर ही आते हैं। पूछूं ना, हो गया। लक्ष्मी जी। सर, मैं लक्ष्मी जी मीडिया से। मेरा सवाल ये है कि सेकंड फेज में केसीपुर क्षेत्र पर जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, हमने वो खबर दिखाई, उसके बाद हमारी टीम पर हमला हुआ। जब हावड़ा में एक टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मशीन मिली, वो खबर दिखाई तो हमारी टीम पर हमला हुआ। लगातार मीडिया पर हमले हो रहे हैं, इन पूरे हमलों पर आप क्या? मैंने कह दिया ऑलरेडी, किसी पर हमला नहीं होना चाहिए। मीडिया पर भी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी नहीं होना चाहिए, और चुनाव आयोग ने कठोर कदम उठाने चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री, मैं सुमंत रायचौधरी, ईटीवी भारत से। एक तो ये माना जाता है कि बंगाल के नए उद्योग की स्थापना के लिए 2 रुकावट है। एक है जमीन नीति, जिसका आंकड़े में सिंगूर में मोटर फैक्ट्री होते होते रह गया। दूसरा है SEZ नीति, जिसके लिए इन्फोसिस और विप्रो नहीं आए। दूसरा क्या है? SEZ। सो इस संदर्भ में मेरा सीधा सवाल है आपसे, अगर बीजेपी का गवर्नमेंट आए, ये जमीन नीति और SEZ नीति में कोई बदलाव आएगा? देखिए, हमने कहा है कि जितनी भी जमीन खाली पड़ी है इसका एक लैंड बैंक बनाएंगे, और भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन तीनों बैठकर एक एमिकेबल सॉल्यूशन और इसका रास्ता ढूंढेंगे। संवाद से, डायलॉग से हर चीज का रास्ता निकलता है। हर राज्य ने निकाला है, जिनको नहीं करना है वो बहाने बताते हैं। धन्यवाद। चलिए, हो गए यार।